उद्धव ठाकरे के प्रवक्ता संजय राउत ने भी किसी मुस्लिम को मंत्री न बनाने पर सवाल उठाया। संजय राउत ने कहा कि क्या नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू को यह बात कबूल है। संजय राउत ने यह भी कहा कि बीजेपी ने सहयोगी दलों के साथ नाइंसाफी की, जबकि मोदी सरकार सहयोगियों की बैसाखी पर ही टिकी है। नीतीश कुमार और चंद्रबाबू को क्या मिला है? नीतीश कुमार और चंद्रबाबू को और चिराग पासवान को क्या मिला है? और वो मांझी को भी ऐसा कौन सा बड़ा मंत्रालय मिला है? ना नीतीश कुमार जी को बड़ा मंत्रालय मिला है उनके पार्टी को, और ना चंद्रबाबू को बड़ा मंत्रालय। रेलवे मांगते थे, लोकसभा का स्पीकर मांग रहे थे, कोई बोल रहा है अब फाइनेंस मिनिस्ट्री मांग रहे। क्या मिला क्या? आप देखिए ना, आप मुझे बताइए उनके पोर्टफोलियो क्या है। मोदी जी को लगता है कि देश के मुसलमानों ने उनको वोट नहीं किया है, इसलिए मुसलमानों को मंत्री नहीं बनाए। लेकिन ये हमारे संविधान के खिलाफ है। जो हम बोलते हैं ना कि संविधान के खिलाफ ये सरकार काम करेगी, जात धर्म के आधार पर काम करेगी। प्रधानमंत्री सभी जात धर्म का होता है, किसी एक जाति धर्म का नहीं होता है। अब हम सवाल करेंगे नीतीश कुमार जी और चंद्रबाबू से कि आपको ये मंजूर है? मुझे लगता है कि अगर नरेंद्र मोदी ने नहीं बनाया है किसी मुस्लिम को प्रधानमंत्री, तो चंद्रबाबू और नीतीश कुमार ने उनके कोटे से बनाना चाहिए। अखिलेश यादव ने तो एक लाइन में मोदी कैबिनेट का एनालिसिस कर दिया। अखिलेश ने कहा बस डेट बदली है और मंत्रिमंडल में कुछ नहीं बदला। केवल 2024 तारीख बदली है, साल बदला है, बाकी तो सब कुछ पुराना दिखाई दे रहा है। इन सारे आरोपों के जवाब दिए फूड प्रोसेसिंग मिनिस्टर चिराग पासवान ने। चिराग ने कहा मंत्रालय कोई भी हो, मंत्री अपनी पूरी क्षमता से काम करेंगे। और चिराग ने कहा अगर नेता के पास विजन होता है तो मंत्रालय कोई भी हो, देश का भला होता है। चिराग ने कहा जो लोग बीजेपी के एलाइज के विभागों पर सवाल उठा रहे हैं, उनके पास लीडरशिप की समझ नहीं है। जो लोग ये कहते हैं शायद वो लोग नेतृत्व क्षमता नहीं रखते। मैंने हमेशा इस बात को कहा है कि कोई मंत्रालय की वजह से नहीं, उसको संभाल कौन रहा है, वो मंत्री कौन है, कैसा है, उनका सोच, उनकी विजन। कोई सरकार भी चलती है, कोई देश भी चलता है, तो नेतृत्वकर्ता की एक बड़ी जिम्मेदारी होती है। ऐसे में एनडीए गठबंधन के तमाम सहयोगियों को जो भी जिम्मेदारी दी गई है, मुझे लगता है उसको पूरी ईमानदारी से निभाकर अपने विभाग की उपलब्धियां जब जनता के सामने हम लोगों के द्वारा रखी जाएंगी, तो जो इस उम्मीद के साथ तंज कसने का प्रयास कर रहे हैं उनको अपने आप जवाब मिले। आपने देखा होगा कि जिस दिन से चुनाव नतीजे आए हैं, उसी दिन से मोदी विरोधियों ने कहना शुरू कर दिया कि ये सरकार तो बन ही नहीं पाएगी। विरोधी कह रहे थे कि नरेंद्र मोदी, चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार को साथ लेकर नहीं चल पाएंगे और इनके बिना सरकार नहीं चल पाएगी। जब सरकार बनने लगी तो मंत्री पदों को लेकर तेलुगु देशम पार्टी और जेडीयू की नाराजगी की खबर उड़ाई गई। जब शपथ ग्रहण समारोह हो गया, पोर्टफोलियोज अलॉट कर दिए गए, तो विरोधी कह रहे हैं कि जो विभाग बीजेपी ने अपने साथी दलों को दिए उससे वो खुश नहीं है। लेकिन सच्चाई यह है, जो आज दिखाई दी, सभी सहयोगी दलों के मंत्रियों ने अपने अपने मंत्रालय ज्वाइन कर लिए, उत्साह से चार्ज लिया और मोदी के 100 दिन के एजेंडे पर काम करना शुरू भी कर दिया। चुनाव खत्म होने के बाद योगी आदित्यनाथ भी एक्शन में दिखाई दिए। आज योगी आदित्यनाथ ने एक के बाद एक 41 फैसले लिए। 4 महीने बाद आज उत्तर प्रदेश कैबिनेट की बैठक हुई। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगने से पहले 5 मार्च को आखिरी बार यूपी कैबिनेट की मीटिंग हुई थी। मंत्रिमंडल की बैठक में 42 प्रस्ताव रखे गए, जिनमें से 41 को मंजूरी दे दी गई। आज की बैठक में एजुकेशन, पीने का पानी, ऊर्जा, हेल्थ और इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे सेक्टर से जुड़े प्रोजेक्ट्स पर खास जोर दिया गया। राज्य के स्टूडेंट्स को वर्ल्ड क्लास एजुकेशन मिले, इसलिए बरेली में फ्यूचर और गाजियाबाद में HRIT यूनिवर्सिटी बनाने के प्रपोजल को मंजूरी दे दी गई। बुंदेलखंड में ड्रिंकिंग वाटर की प्रॉब्लम दूर करने के लिए 26 स्कीम्स को मंजूर किया गया। कानपुर IIT में 500 बेड वाले सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के साथ साथ
स्कूल ऑफ मेडिकल रिसर्च सेंटर बनाने पर भी कैबिनेट ने मोहर लगा दी। इसके अलावा सरकार ने नई ट्रांसफर पॉलिसी को भी मंजूरी दी। 30 जून तक सरकारी कर्मचारियों के ट्रांसफर का काम पूरा कर लिया जाएगा। नई नीति में पिक एंड चूज यानी अपनी पसंद की जगह ट्रांसफर की व्यवस्था को खत्म कर दिया गया है। सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए जो स्थानांतरण नीति है वर्ष 2024-25 की, उस पर मंत्रिपरिषद ने अपनी सहमति दी है। समूह का और समूह खा के अधिकारी अपने सेवा काल में संबंधित कुल 3 वर्ष जो पूर्ण कर चुके हैं जनपदों में, उनका स्थानांतरण किए जाने की व्यवस्था समूह का और समूह खा में जो अधिकारी अपने सेवा काल में मंडल में 7 वर्ष और जनपद में 3 वर्ष जो पूरे कर चुके हैं, वो स्थानांतरण नीति के अंतर्गत आएंगे। इसके साथ ही समूह का और खा का स्थानांतरण संवर्गवार अधिकारियों की संख्या अधिकतम 20% होगी और समूह गा और घा के कार्मिकों के लिए अधिकतम सीमा 10% रखी गई है और ये स्थानांतरण नीति, ये सभी स्थानांतरण 30 जून तक पूरे किए जाने हैं। चुनाव के नतीजों के बाद योगी आदित्यनाथ ने करेक्टिव मेजर्स लेना शुरू कर दिया है। कई साल तक एक जगह जमे सरकारी कर्मचारियों के लिए ट्रांसफर पॉलिसी लेकर आए हैं ताकि सिस्टम में एफिशिएंसी बढ़ाई जा सके। आज के फैसलों में बुंदेलखंड में पानी की प्रॉब्लम दूर करने के लिए 26 स्कीम्स तय की गई। इसकी वजह है पिछले 2 चुनाव से बीजेपी बुंदेलखंड की 4 सीटें लगातार जीतती आ रही थी, लेकिन इस बार बुंदेलखंड में सिर्फ 1 सीट बीजेपी को मिली और 3 सीटें समाजवादी पार्टी ने जीती। मतलब साफ है, योगी आदित्यनाथ ने चुनाव के नतीजों को समझ लिया है और अब उसके हिसाब से कदम उठाना शुरू कर दिया है। लेकिन बीजेपी को मजबूत करने के लिए योगी के सामने एक बड़ा चैलेंज है, पार्टी के अंदर नेताओं के बीच अनबन। यूपी में पूर्व केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान ने अपनी हार के लिए सीधे तौर पर पार्टी के नेता और पूर्व विधायक संगीत सोम को जिम्मेदार बताया। संजीव बालियान ने इल्जाम लगाया कि बीजेपी के कुछ नेता सरकारी सुविधाओं का फायदा लेते हुए समाजवादी पार्टी के लिए काम कर रहे थे। चुनाव के दौरान भी संजीव बालियान और संगीत सोम के बीच टकराव की खबरें आई थी। संजीव बालियान ने नाम लिए बगैर संगीत सोम पर इल्जाम लगाया था कि वो विरोधी दलों के लिए काम कर रहे हैं, राजपूत समाज के लोगों को बीजेपी के खिलाफ भड़का रहे हैं। चुनाव में हार के बाद संजीव बालियान ने कहा, पार्टी को संगीत सोम के खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। मैं उम्मीद करता हूं कि कार्रवाई होनी चाहिए थी और आगे भी उम्मीद रखूंगा अपनी पार्टी से कि जो बिल्कुल खुले तौर पर जिन्होंने समाजवादी पार्टी का चुनाव लड़ा और यहाँ बड़ी पोजीशन लिए हुए हैं और सरकारी सुविधाएं भी ले रहे हैं, तो कृपया करके पार्टी, मेरा निवेदन रहेगा, पार्टी इस पर शायद ध्यान देगी और कार्रवाई निश्चित। मैं PhD हूँ वेटनरी साइंसेज में, 2 बार मुजफ्फरनगर का सांसद रहा हूँ, 8.5 साल केंद्रीय मंत्री रहा हूँ, सरकारी नौकरी में भी रहा हूँ। कृपया करके स्तर तो मुझे शिक्षा से होता है, उससे होता है, उनका शिक्षा का पूछा है, स्तर आप ही जोड़ लें, किसका स्तर कहाँ है। संजीव बालियान ने संगीत सोम पर कार्रवाई की मांग की तो संगीत सोम ने भी पलटवार किया। उन्होंने पूछा, आखिर संजीव बालियान जिन विधानसभा क्षेत्रों को अपना इलाका मानते थे उन पर वो क्यों हारे। संगीत सोम ने कहा, वो किसी कैंडिडेट के लिए नहीं, बीजेपी के लिए काम करते हैं। बीजेपी ने उनको मुजफ्फरनगर की सीट पर सरथना विधानसभा की जिम्मेदारी दी थी और बीजेपी वहां नहीं हारी। संगीत सोम ने यह भी कहा कि अगर संजीव बालियान को कोई शिकायत है तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बजाय पार्टी के फोरम पर उनके खिलाफ शिकायत करें। हम मुजफ्फरनगर की जो माननीय बालियान जी की हमारे भाई हैं, जो उनकी घर की विधानसभा है चरथावल और बुढ़ाना, ये उन्हीं 2 विधानसभाओं पे हारे, तो उन्हें चिंतन मनन ये करना चाहिए कि आखिर मैं घर की विधानसभाओं पे क्यों हारा। चुनाव हराने और जिताने का विषय किसी के दिमाग में आता हो तो वो गलत है। चूंकि मैं भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करता हूं, किसी कैंडिडेट के लिए काम नहीं करता, मैं कमल के फूल के लिए काम करता हूं। मैं भी 2022 में चुनाव हारा था। कारण क्या है मैं कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन मैंने पार्टी को अपनी बात बताई और पार्टी ने उसकी जांच की होगी या कर रही होगी। मैंने कभी भी मीडिया के सामने हार का ठीकरा किसी के सिर पर नहीं फोड़ा आके। मैं संजीव बालियान जी को भी यही सलाह देना चाहता हूं
कि पार्टी के कार्यकर्ता के तरीके से आप अपनी बात रखिए, पार्टी फोरम पर रखिए, मीडिया के सामने मत रखिए, क्योंकि हम घर की लड़ाई बाहर नहीं ले जा सकते। और मैं विपरीत परिस्थितियों में, मेरी पर्सनल नाराजगी होने के बावजूद मैंने संजीव बालियान जी को सरधना पर चुनाव नहीं हारने दिया। मुजफ्फरनगर की सीट भी बीजेपी पिछले 2 बार से जीत रही थी, लेकिन इस बार यहां समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार की करीब 25,000 वोटों से जीत हुई। और इसकी एक बड़ी वजह इलाके के 2 बड़े नेताओं के बीच की लड़ाई को माना जा रहा है। और 2 साल बाद यूपी में विधानसभा के चुनाव होने हैं, इसलिए बीजेपी को अभी से ऐसे सारे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा। इंडिया गठबंधन ने यूपी में बीजेपी को सिर्फ 35 सीटों पर रोक दिया और इससे अखिलेश यादव में, राहुल गांधी में कॉन्फिडेंस तो आया है,